बेसिकली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम होता है कि ऑपरेशन के पहले पेशेंट को चेक करना होता है, बाद में ऑपरेशन के लिए वो फिट है कि नहीं वो देखना होता है, बाद में ऑपरेशन के दौरान उसको कौन सा एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, क्या क्या तकलीफ हो सकती है वो सब समझाना होता है, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, यूरिन, उसका ब्रेन, उसका हार्ट, लंग्स सब एनेस्थेसिस्ट के हाथ में होता है। उसके बाद जो पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है उसके बाद पेशेंट को पेन महसूस होता है तो पेन रिलीव करने का काम भी एनेस्थेसिया का होता है। तो एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वो सिर्फ एनेस्थेसिया देने के काम नहीं आता है, वो पूरा पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन का काम करता है। ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दरमियान और ऑपरेशन के बाद भी एनेस्थेसिया का काम 24 आवर्स तक रहता है। अच्छा, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि स्पाइनल हेडेक क्या होता है। हाँ, एनेस्थेसिया में क्या होता है कि 70% सर्जरी जो होती है वो स्पाइनल एनेस्थेसिया में होती है। जनरली क्या होता है कि सिजेरियन सेक्शन होता है और दूसरा होता है लोअर लिम्ब सर्जरी, फ्रैक्चर हो गया या हर्निया की सर्जरी होती है या ब्लेडर स्टोन है, जो भी सर्जरी मोस्टली बिलो अम्बिलिकस होती है वो सब स्पाइनल एनेस्थेसिया में होती है। और स्पाइनल एनेस्थेसिया अपने डेवलपिंग कंट्री में इजीली अवेलेबल भी होता है, बहुत सारे गैजेट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत सारा पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए स्पाइनल एनेस्थेसिया कॉमनली यूज करते हैं। आज से 1 डिकेड्स पहले क्या होता था कि हम स्पाइनल एनेस्थेसिया में जो नीडल आती थी स्पाइनल देने के लिए वो 23 और 24 गेज की यूज कर रहे थे, इसलिए आज से 2 डिकेड्स पहले स्पाइनल हेडेक का रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी हम लास्ट 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि 23 गोज की निडल की जगह हम 27 गोज की निडल यूज करते हैं, जो अपने हेयर होता है ना उतनी पतली होती है एकदम। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि स्पाइनल हेडेक के चांस बहुत कम रहते हैं। फिर भी कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन 1000 में से एक आध पेशेंट को तो ऐसा स्पाइनल हेडेक होते हैं। और जनरली आफ्टर एलएससीएस सिजेरियन सेक्शन के बाद फीमेल को स्पाइनल हेडेक की कंप्लेंट थोड़ी ज्यादा होती है, हमने देखा है वो। हाँ। और एक ट्रीटेबल कंडीशन है, बट जब होता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मतलब में मुझे कुछ ब्रेन में हो गया हो, मुझे मेनिंजाइटिस हो गया हो, ऐसा लगता है पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया। पेशेंट को क्या कुछ लाइन डाउन पोजीशन से सिटिंग करता है, ऐसा लगता है बहुत हेडेक हो रहा है उसको, हाँ जी। बैकएक भी हो रहा है, कभी वॉमिटिंग होता है, नॉसेटिंग होता है, वो कभी सिर भी मूवमेंट नहीं कर सकता। ये सब सिम्टम्स है और ये सब सिम्टम्स आफ्टर स्पाइनल के बाद 24 to 48 आवर्स के बाद डेवलप होते हैं और सबसाइड होने में 5 to 7 डेज लगते हैं उसको। तो उसके लिए आपको बहुत टेंस होने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट हेडेक नहीं है, ये मतलब में 5 to 7 डेज रहता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ जो पेन किलर आती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स आती है और फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है और रेस्ट करना पड़ता है। बाकी इससे ऐसा कुछ परमानेंट डैमेज होगा ऐसा कुछ होता नहीं है। औरतें कंप्लेन करती हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद स्पेशली उन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, क्या ये एनेस्थीसिया का ही एक साइड इफेक्ट है? पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमें कहीं पे सुई लगी है तो वो पेन जनरेटिंग फैक्टर हो सकता है। और नो डाउट, क्योंकि एनेस्थीसिया देने में स्पाइनल नीडल से क्या होता है कि स्किन, मसल्स और लिगामेंट वो सब पंक्चर होते हैं, तो इनिशियली 7 to 10 डेज या 15 डेज तक बैकएक रहता है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आफ्टर 1 मंथ के बाद ड्यू टू द स्पाइनल एनेस्थीसिया बैकएक रहता है, वो थोड़ा कहना मुश्किल है। क्योंकि जिसको स्पाइनल नहीं देते उनको भी बैकएक तो होता ही है और वो संख्या बहुत ज्यादा है। जिसने कभी सर्जरी आज तक कराई नहीं है उनको भी बैकएक होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जनरली 9 मंथ होता है ना अपना, तो क्या होता है कि अपना बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो लिगामेंट को रिलैक्स करते हैं, तो ये बच्चा यूट्रस में से बाहर आ सकता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लिगामेंट चेंजेस होते हैं तो वो लिगामेंट चेंजेस होते हैं ना, उसके साथ साथ अपने स्पाइनल के लिगामेंट होते हैं ना, उसमें भी चेंजेस आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि घर का प्रेशर हो या घर में काम अर्ली करने लगे हम, तो थोड़ा वहाँ पे जो जॉइंट होता है ना उसके अंदर डैमेज होने का चांस रहता है। बट वो स्पाइनल के हिसाब से बैकएक है वो कहना बहुत मुश्किल है और 99% उससे होता भी नहीं है। ये सब फिजियोलॉजिकल चेंज है, उससे वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अपने 5 to 7 फीमेल बैठी रहती है, मुझे भी स्पाइनल लिया था और बैकएक हुआ, मुझे भी बैकएक हुआ, तो एक दूसरा बोल देगा हाँ मुझे भी हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको होता है, एक दो को होता होगा, लेकिन ऐसा कॉमनली इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेशन या सिक्वली, इट्स वन ऑफ द ब्रेन मिथ्स। ओके, सो सर ने आज एक मिसकंसेप्शन भी हमारा क्लियर कर दिया है कि औरतों को बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो एनेस्थीसिया का एक साइड इफेक्ट नहीं है। ओके सर, क्या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी एनेस्थीसिया दिया जाता है? नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में एनेस्थीसिया देने का शुरुआत तो
किंग एलिजाबेथ थी ना, क्वीन एलिजाबेथ, तब से चालू हुआ है। ओके उस टाइम पे उसको नाइट्रस एनेस्थीसिया दिया था। अभी वो तो कितने साल हो गए, मतलब 200 साल पहले भी दिया था। अभी तो न्यूअर टेक्निक भी आ गई है, तो उसको बोलते हैं लेबर एनाल्जेसिया, जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जब लेबर पेन होता है वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, तो उसको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी उसके, तो उसी टाइम पे उसको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बोलते हैं, वो दे सकते हैं। और उसके अंदर ऐसा सबको लगता है कि पेनलेस डिलीवरी कराएंगे तो उसका सिजेरियन सेक्शन चांस बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो पहले गायनेकोलॉजिस्ट चेक करता है कि एडिक्वेट पेल्विस है, बराबर डायलेटेशन हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस 90% है, तभी वो एनेस्थेटिक को बुला के एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देती है। तो पेशेंट को लेबर पेन मतलब में न के बराबर हो जाता है, होता ही नहीं है पेन मतलब में। पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये तो कुछ पता ही नहीं चला एनेस्थीसिया देने से। यस 100%। ओके